नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। ये न्यूज ये है कि द राइट टू वर्क डिलीटेड। मनरेगा का ओवरव्यू किया गया जो कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष 100 दिन काम का कानूनी अधिकार देता है और प्रत्येक परिवार के लिए एक यूनिक जॉब कार्ड की आवश्यकता होती है। इसमें अब बात करते हैं इसमें डिलीशन प्रोसीजर की, क्या हटाया गया है। यदि कोई परिवार पलायन करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसका जॉब कार्ड डुप्लीकेट है या जाली दस्तावेज के साथ जारी किया गया है तो नाम हटाए जा सकते हैं। उचित प्रक्रिया के लिए वेरिफिकेशन, दस्तावेजीकरण और MIS यानी मनरेगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपडेट की आवश्यकता होती है। जब ओवरव्यू किया गया तो इसमें देखा गया कि सर्ज इन डिलीशन यानी हटाने में, नामों को हटाने में उछाल देखा गया। वर्ष 2021-22 में जहां 1.49 करोड़ को हटाया गया, वहीं वर्ष 2022-23 में 5.53 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि ABPS यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य बनाने के साथ ये मैच करता है। हटाने का मुख्य कारण जो है वो नॉट विलिंग टू वर्क यानी कार्य करने की इच्छा ना होना, जो हटाए जाने वाले कारणों में 71% के लिए जिम्मेदार था। जिस व्यक्ति की इच्छा ही नहीं होगी काम करने के लिए तो उनका यूनिक जॉब कार्ड में नाम रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे फिर मनरेगा जो मजदूरों की लिस्ट बड़ी होती है और जिन लोग को आवश्यकता होती है जॉब उनको नहीं मिलता है। इसलिए ये सब रिफॉर्म किया गया है, सुधार किया गया है। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए कंसर्न और रिकमेंडेशन यानी चिंताओं और सिफारिशों की। असत्यापित यानी जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनको हटाना, उचित प्रक्रिया का पालन न करना, स्वतंत्र ऑडिट और रेगुलर रिव्यू, ग्राम सभाओं को शामिल करना, कुशल शिकायत निवारण प्रणाली का महत्व है। इस तरह के जुड़े हुए मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं तो उनका उत्तर लिखने में ये सारे पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे, तो इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि एड नीडेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ अ कंट्रोलिंग प्लास्टिक इंडिया। साउथ कोरिया के शहर बुसान में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन के दौरान भारत ने प्रस्ताव दिया कि विकासशील देश प्लास्टिक पर कंट्रोलिंग मेजर यानी नियंत्रण उपायों का अनुपालन करेंगे बशर्ते कि संबंधित लागतों की भरपाई की जाए। क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन यानी जलवायु परिवर्तन वार्ता के सिद्धांतों को दोहराते हुए भारत ने राष्ट्रीय परिस्थितियों का सम्मान करते हुए विकसित देशों से विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने अन्य फाइनेंशियल ट्रांसफरों से अलग अतिरिक्त योगदान के साथ डेडिकेटेड मल्टीलेटरल फंड बनाने का सुझाव दिया। यह फंड टिकाऊ प्लास्टिक प्रोडक्शन और खपत को प्राप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समर्थन करेगा। कंट्रोलिंग मेजर यानी नियंत्रण उपायों और लागत जैसे प्रमुख शब्द अभी भी अपरिभाषित हैं, क्लियर नहीं हैं। ये लगभग 170 देशों को शामिल करने वाली वार्ता का उद्देश्य इन मुद्दों को एड्रेस करना यानी संबोधित करना है और यह 1 दिसंबर को समाप्त होगी। एक बार आप लोग मैप पे बुसान की लोकेशन को देख लीजिएगा, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कन्वर्जन टू गेट जॉब अमाउंट्स टू फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि बिना किसी वास्तविक आस्था के रिलीजियस कन्वर्जन यानी धार्मिक परिवर्तन जिसका मुख्य उद्देश्य आरक्षण का बेनिफिट प्राप्त करना है, आरक्षण नीति को कमजोर करता है और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह मामला पुडुचेरी की एक महिला से जुड़ा था जो ईसाई के रूप में जन्मी थी। उसने हिंदू धर्म अपनाने का क्लेम किया यानी दावा करने के बाद शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेशन पत्र बनवाया। कोर्ट ने पाया कि उसका धर्म परिवर्तन अनुसूचित जाति कोटे के अंतर्गत सरकारी नौकरी प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित था, जबकि उसके पास वास्तविक धार्मिक विश्वास या प्रथाओं का कोई भी एविडेंस यानी सबूत नहीं था। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि धर्म परिवर्तन नए धर्म के सिद्धांतों में ईमानदारी एवं विश्वास से प्रेरित होना चाहिए, न कि बेनिफिट यानी लाभ प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। इसने महिला का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और कहा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन रिजर्वेशन पॉलिसी यानी रिजर्वेशन सिस्टम के सोशल इथोस यानी सामाजिक लोकाचार को कमजोर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो इस तरह के निर्णय को अच्छे से कवर कीजिएगा, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अराउंड 2 लाख चाइल्ड मैरिज वर प्रिवेंटेड इन अ ईयर सेज WCD मिनिस्ट्री।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घोषणा की कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट यानी बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के बाद वर्ष 2006 से वर्ष 2019 और 21 के बीच भारत में चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह में 47.4% से घटकर 23.3% हो गया। पिछले वर्ष लगभग 2 लाख बाल विवाह रोके गए। हालांकि भारत में 5 में से 1 लड़की की शादी अभी भी 18 वर्ष से कम की उम्र में हो जाती है। ये चिंताजनक स्थिति है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। अभियान का लक्ष्य वर्ष 2029 तक बाल विवाह दरों को 5% से नीचे लाना है, जिसमें उच्च बाल विवाह दर वाले 7 राज्यों और लगभग 300 उच्च बोझ वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अभियान में जागरूकता बढ़ाने, मामलों की रिपोर्ट करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को भी प्रारंभ करना शामिल है। यह पहल भारत में बाल विवाह को समाप्त करने में जागरूकता एवं एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय नागरिक भागीदारी के महत्व पर जोर देती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 16 पर और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इजराइल हिजबुल्लाह सीज फायर डील। इजराइल और लेबनान ने 27 नवंबर 2024 को सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमत हुए, जिसके बाद इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट यानी सुरक्षा मंत्रिमंडल ने 13 महीने से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब बात करते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन घोषणा क्या है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मिकाती के साथ बात करने के बाद युद्ध विराम की पुष्टि की कि ये कंफर्म हो गया है और स्थानीय समय अनुसार सुबह 4 बजे लड़ाई बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं इस सीज फायर का उद्देश्य क्या है। इस युद्ध विराम के उद्देश्य की बात करें तो युद्ध विराम स्थायी होना, जिसका उद्देश्य हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी समूहों को इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकना है। रेजोल्यूशन 1701 की बात करते हैं, ये पारित हुआ है। युद्ध विराम प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701/2006 का है पर ये आधारित है। इस प्रस्ताव को एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। रेजोल्यूशन 1701 क्या है, जिसने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शत्रुता को समाप्त करने और एक बफर जोन स्थापित करने एवं एक स्थायी युद्ध विराम लागू होने की भी मांग की। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि डिफेंस सेक्रेटरी इनॉग्रेट 11th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप ऑफ इंडिया कोस्ट गार्ड इन कोच्चि। भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप 2024 का 11वां संस्करण 28 से 29 नवंबर 2024 को केरल के कोच्चि में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा सेक्रेटरी यानी डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक एस परमेश, जो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव समन्वय प्राधिकरण भी है, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों में से होंगे। इसका बात करते हैं, इसका थीम क्या होगा। इसका थीम यानी विषय है क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना। यह अभियान खोज और बचाव क्षेत्र और उससे आगे के स्थान, राष्ट्रीयता या परिस्थितियों की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर कंटिंजेंसी यानी आकस्मिकताओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल इटली के फिउगी में इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सेशन में भाग लिया। मंत्री ने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र नए अभिसरण और साझेदारी के साथ साथ चिंताओं एवं टकरावों सहित महत्वपूर्ण परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि क्वाड का विकास एक उल्लेखनीय विकास रहा है और इंडो पैसिफिक परिदृश्य वाइडर कोलैबोरेटिव अप्रोच देता है, यानी व्यापक सहयोगी दृष्टिकोण। डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आवश्यक 6 प्रमुख जिम्मेदारियों पर बल दिया, जिनमें मैरीटाइम, सेमीकंडक्टर्स और सप्लाई चेन में सहयोग और अस्थिर ऋण से बचने के लिए संसाधन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नेंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी में बढ़ी हुई क्षमता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है। तो साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।